प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति में राजतंत्र से गणतंत्र की स्थापना अभी तक हमने पढ़ी है। 1789 में जब बास्टील का किला तोड़ दिया गया था और क्रांति का जो मार्ग प्रशस्त हुआ था। बास्टील का किला क्यों तोड़ा गया? क्योंकि वह शाही सत्ता का प्रतीक था और लोगों की निगाहों में वो घृणा का केंद्र था। शासक ने ये मान लिया था 1791 में कि जो नेशनल असेंबली ने संविधान तैयार किया है उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और नेशनल असेंबली आपको याद होगी बच्चों, ये उन लोगों ने निर्मित की थी जो तृतीय स्टेट में शिक्षित और समृद्ध वर्ग था। इस संविधान में जो राजनीतिक अधिकार थे वो सिर्फ अमीरों को ही मिले थे, क्योंकि मत देने का अधिकार उसमें सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक हमने पढ़े थे। सिर्फ सक्रिय नागरिक जो उच्चतम श्रेणी के करदाता थे वही चुनाव में हिस्सा ले सकते थे। तो ये इस संविधान की कमी थी बच्चों कि इस संविधान ने सभी वर्ग के लोगों तक जो है अपनी पहुंच कायम नहीं की थी। जब लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, उसके बाद लुई 16वें ने प्रशा के राजा से गुप्त वार्ताएं शुरू की थी। इसी के साथ यूरोप के अन्य शासक जो फ्रांस के पड़ोसी देश थे, उन शासकों ने फ्रांस में होने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए अपनी सेनाएं भेजने का निर्णय किया था। यानी लुई 16वें की गुप्त योजनाएं भी चल रही हैं और पड़ोसी जो शासक हैं वो फ्रांसीसी गतिविधियों को रोकने के लिए सेनाएं भी भेज रहे हैं। लेकिन इसी बीच 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया और फ्रांसीसी जनता ने नेशनल असेंबली का पूरा साथ दिया, क्योंकि वे लोग इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की एक जंग के रूप में देखते थे। इस युद्ध से जनता को भारी क्षति भी हुई और आर्थिक कठिनाइयां भी झेलनी पड़ी। लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि इस क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए इस बात पर जोर दिया कि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीर लोगों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोगों ने राजनीतिक समूह बनाकर अपने चर्चाएं, विचार विमर्श शुरू किया, सरकार की नीतियों पर विचार विमर्श शुरू किया और अपनी राय भी देनी शुरू की। और इन्हीं प्रक्रियाओं के बीच जैकोबिन जो क्लब है वो राजनीतिक समूहों का अड्डा बन जाता है। जैकोबिन क्लब के जो लोग थे वो कम समृद्ध लोगों का जो एक समूह था। कम समृद्ध का अर्थ है बच्चों, जो हमने तृतीय स्टेट पढ़ा था और उसमें जो किसान, कारीगर और भूमिहीन मजदूर पड़े थे, छोटे दुकानदार इत्यादि लोगों ने मिलकर जैकोबिन क्लब का निर्माण किया। अब पहली बार फ्रांस में ऐसा लग रहा है कि तृतीय स्टेट में भी जो निम्न वर्ग था उन लोगों ने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। जैकोबिन जो लोग हैं उन्होंने बच्चों शोकुलात, ये एक विशेष प्रकार के वस्त्र थे बच्चों, जो उस समय फ्रांसीसी कुलीन वर्ग द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों से अलग थे। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि कुलीन वर्गों की सत्ता अब समाप्त होने वाली है। इन वस्त्रों के द्वारा उन्होंने समाज में ये संदेश दिया कि कुलीन वर्ग अब ज्यादा देर तक सत्ता में नहीं रह सकेंगे। 1792 में जैकोबिन जो दल अभी हम जिक्र कर रहे थे, जैकोबिन लोगों ने क्या किया, पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विरोध की योजना बनाई, क्योंकि खाद्य पदार्थों की महंगाई और अनाज के अभाव की वजह से पेरिस वासियों ने जो है
जैकोबिनों का साथ दिया। 10 अगस्त की सुबह टुलेरिये के महल पर धावा बोल दिया गया और राजा को बंदी बना लिया गया। नेशनल असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद नए चुनाव हुए। 21 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग थे सबको मतदान का अधिकार मिला, चाहे उनके पास संपत्ति थी या नहीं थी। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 1792 की इन घटनाओं में 21 दिसंबर 1792 को बच्चों राजतंत्र का अंत कर दिया गया। राजतंत्र का अर्थ है बच्चों कि जब राज्य का मुखिया शासक हो, और लुई 16वें का जो शासन था वो अब समाप्त कर दिया गया। अब तक हम संवैधानिक राजतंत्र की बात कर रहे थे बच्चों कि राजा तो होगा लेकिन संविधान के अनुसार कार्य करेगा। 21 दिसंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। गणतंत्र का अर्थ है बच्चों जहां सरकार और उसके प्रमुख का जो चुनाव है जनता स्वयं करती है। लुई 16वें को जनवरी 1793 में फांसी दे दी गई। अब 1793 में रोबेस्पियर ने सख्त नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई बच्चों, और उनका जो समय है वो आतंक का राज कहा जाता है फ्रांसीसी इतिहास में। सख्त नियंत्रण और दंड की जो नीति है उन्होंने उन लोगों के खिलाफ अपनाई जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। इसमें कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, अन्य राजनीतिक दल और स्वयं उनके दलों के लोग जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। तो यह जो समय है रोबेस्पियर का, ये आतंक राज के नाम से जाना जाता है। रोबेस्पियर ने उन सभी लोगों को जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे जेल में डाल दिया गया और उन्हें गिलोटिन, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। गिलोटिन शब्द आया है बच्चों आपकी पुस्तक में, तो जिसका अर्थ है कि लोगों को जो है फांसी दे दी जाती थी। तो रोबेस्पियर ने अपनी विचारधारा से अलग लोगों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया और ये सख्त नीति थी बच्चों, इसीलिए इसे आतंक राज का नाम दिया गया है। रोबेस्पियर सरकार के कार्य मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय करना, गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई, किसानों को शहरों में जाकर सरकारी कीमतों पर अनाज बेचने के लिए बाध्य किया गया, समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया, सफेद आटे पर रोक लगा दी गई, बोलचाल और संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू किया गया, चर्च बंद कर दिए गए, भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। चर्च के भवनों को बच्चों, ये जो भवन है ये चर्च के भवनों को बैरक और या उन दफ्तर बना दिए गए, यानी चर्च की जो सत्ता है वो समाप्त कर दी गई। रोबेस्पियर ने इन नियमों को इतनी सख्ती से लागू किया कि स्वयं उसके समर्थक भी जो हैं वो इससे सहमत नहीं हुए और 1794 में एक न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया और उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रोबेस्पियर को फांसी दे दी गई जुलाई 1794 में। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद बच्चों मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ जाती है और नए संविधान के तहत जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं थी उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। ये वही व्यवस्था लागू होगी बच्चों जो हमने संवैधानिक राजतंत्र जो 1791 में लागू हुआ था उसके तहत पढ़ा था। वही व्यवस्था एक बार फिर से फ्रांस में लागू हो जाती है। अब दो चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान रखा गया जिसमें से एक कार्यपालिका थी, कार्यपालिका को डायरेक्टरी कहा गया, और दूसरी थी बच्चों विधान परिषद
विधान परिषद और डायरेक्टरी के बीच आपस में झगड़े चलते रहते थे और इसी राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में शासक बनते हैं बच्चों, उनके उदय का मार्ग प्रशस्त किया। नेपोलियन ने स्वयं को 1804 में अपने ही खानदान के लोगों को अपने शासन में जगह दी और वह स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप-तोल की एक समान प्रणाली चलाई। लोगों को नेपोलियन एक मुक्तिदाता की तरह लगा था और उससे जनता को ये उम्मीद थी कि वो शायद स्वतंत्रता दिलवाएगा। लेकिन 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है, लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का फ्रांसीसी जो समाज है उस पर काफी समय तक असर रहा। फ्रांसीसी क्रांति। महिलाओं ने शुरू से ही पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। तृतीय वर्ग की महिलाएं खास तौर से अपने घर परिवार को चलाने के लिए कार्य करती थी। हालांकि उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की छूट नहीं थी। जहां तक शिक्षा की बात है, कुलीन वर्ग और तृतीय जो स्टेट है उसमें भी जो समृद्ध वर्ग हैं, जो धनी परिवार हैं, उनकी लड़कियां ही शिक्षा ग्रहण कर पाती थी। निम्न वर्ग की महिलाएं अभी तक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से महिलाओं में जागृति की भावना शुरू होती है और महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने के लिए राजनीतिक क्लब बनाने शुरू किए और अखबार निकालने शुरू किए। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए महिलाओं ने ये सब किया। हालांकि आतंक का राज जो अभी हमने रॉबेस्पियर का पढ़ा था 1793 से 94 में, उस राज में महिलाओं द्वारा बनाए गए क्लब बंद कर दिए गए थे। उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जानी मानी महिलाओं यानी वे महिलाएं जो महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही थी, मोर्चे पर आगे बढ़ रही थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। महिलाओं की जो मुख्य मांगे थी बच्चों, पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार। 1791 में नेशनल असेंबली द्वारा जो संविधान तैयार किया गया था और उसमें जो निर्वाचक थे यानी जो जनता चुनाव में भाग ले सकती थी, उसमें महिलाओं को जो है निष्क्रिय नागरिक करार दिया गया था। उससे महिलाओं के जो निजत्व है, महिलाओं का जो सम्मान है, उसको चोट पहुंची थी। तो उनकी प्रमुख मांगे ही थी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार और उनमें मुख्य बातें थी उनको मताधिकार मिलना चाहिए, असेंबली के लिए उन्हें चुना जाना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक पदों की भी मांग की। महिलाओं के जीवन में कानूनों द्वारा आने वाले सुधार। सबसे पहले स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। सरकारी विद्यालयों की स्थापना हुई फ्रांस में और सभी लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। दूसरा है शादी स्वैच्छिक अनुबंध। स्वैच्छिक होता है अपनी इच्छा से और अनुबंध होता है बच्चों समझौता, कि वो शादी करना चाहती हैं, किससे करना चाहती हैं, इसके लिए वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। तीसरा है नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया गया, अब उन्हें नागरिक माना गया। तलाक को कानूनी रूप दिया गया। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना। इससे पहले महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण का मतलब है बच्चों कि जब महिलाएं कोई एक खास ट्रेनिंग लेके किसी उद्यम या किसी निजी क्षेत्र में कार्य करना चाहती थी तो उसके लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की छूट नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे प्रारंभिक कानून जब फ्रांस में बनते हैं तो महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त भी करती हैं और इसी क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य भी करती हैं। इन सब बातों के साथ साथ यह बात हमें याद रखनी है कि जिन महिलाओं ने हमेशा से ही
समाज में पुरुषों का हर क्षेत्र में साथ दिया था। 1946 में जाकर महिलाओं को मताधिकार मिला, जो काफी लंबे संघर्ष का परिणाम था। दास प्रथा का उन्मूलन। उन्मूलन होती है बच्चों समाप्ति। 17वीं शताब्दी में दास प्रथा की शुरुआत होती है और कैरेबियाई जो उपनिवेश हैं ये फ्रांस के उपनिवेश थे। उपनिवेश का अर्थ होता है बच्चों कि जब एक देश, आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश, जब किसी कमजोर देश की अर्थव्यवस्था का फायदा अपने हितों की पूर्ति के लिए उठाता है, उसे उपनिवेश कहते हैं। आपको ये शब्द याद रखना है बच्चों। फ्रांस ने कैरेबियाई क्षेत्र में अपने उपनिवेश बनाए। मानचित्र देखिए बच्चों, फ्रांस की स्थिति तो आपको ज्ञात होगी। अब हम कैरेबियाई क्षेत्र देखते हैं। ये कैरेबियाई क्षेत्र है बच्चों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच अटलांटिक महासागर में ये छोटे छोटे द्वीप समूह है बच्चों, इन्हें कैरेबियाई द्वीप समूह कहते हैं और इन पर फ्रांस का अधिकार था। यानी इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसका फायदा फ्रांस ले रहा था। यह जो दास प्रथा थी, यह यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय व्यापार का हिस्सा थी। ध्यान से देखिए बच्चों कि फ्रांस या सारा यूरोप के जो अर्थव्यवस्था थी वो अफ्रीका के दासों पर, फ्रांस के जो लोग हैं, क्योंकि अभी हम फ्रांस पढ़ रहे हैं और फ्रांस के उपनिवेश पढ़ रहे हैं, इसीलिए फ्रांस के जो सौदागर थे वो अफ्रीकी तटों पर आते थे। यहाँ से दास खरीदकर वे लोग अमेरिकी क्षेत्रों में कार्य करवाने के लिए उन्हें ले जाते थे और इसका लाभ जो है वो यूरोप को पहुंचता था। यूरोप के अलावा उत्तरी अमेरिका के लोग भी अफ्रीका के दासों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे और उत्तरी अमेरिका के आगे कभी हम इतिहास में पढ़ेंगे कि गृह युद्ध भी होता है अमेरिका में कि दास प्रथा रखी जाए या ना रखी जाए। तो दास जो है वो हमेशा से ही अफ्रीका से ही पकड़कर ले जाए जाते थे। ये त्रिकोण आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसी कड़ी में 1794 में कन्वेंशन ने, आपको ध्यान होगा कि नेशनल असेंबली का नाम बदल दिया जाता है 1794 में, कन्वेंशन कहा जाता है। कन्वेंशन ने दास मुक्ति का कानून पारित किया। मुक्ति का मतलब है बच्चों दासों को भी स्वतंत्र नागरिक की तरह जीने का अधिकार है। लेकिन छोटी अवधि 10 साल के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी थी और पूर्ण रूप से जो दास प्रथा खत्म होती है बच्चों वो 1848 में खत्म होती है। फ्रांसीसी क्रांति की विरासत। विरासत का अर्थ होती है बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति ने संसार के लिए कौन कौन सी जो बातें हैं जो छोड़ी, जिससे संसार में परिवर्तन आया, इसे विरासत कहा जाता है। सबसे पहला यूरोप। फ्रांसीसी क्रांति के बाद लगभग यूरोपीय देशों ने अपने देश में जो राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की ओर चलने का फैसला लिया और इसी के चलते अमेरिका के जो क्रांतिकारी थे, अमेरिकी महाद्वीप के, उनका मार्ग भी जो प्रशस्त हुआ गणतंत्र की स्थापना करने के लिए। तो फ्रांसीसी क्रांति ने लगभग पूरे संसार में यह संदेश दिया कि संघर्ष से गणतंत्र स्थापित हो सकता है, निरंकुश राजशाही खत्म हो सकती है। ये पूरा विश्व का मानचित्र आपको दिखाया है कि फ्रांस में जो गणतंत्र के बीज उपजे उसने पूरे संसार को प्रभावित किया, मुख्य रूप से यूरोप को और उसके बाद अमेरिका में होने वाली क्रांतियों को। दूसरा है बच्चों राष्ट्र। राष्ट्र शब्द को एक नया अर्थ मिला इस क्रांति के बाद कि राष्ट्र का अर्थ होता है इसके लोग, राष्ट्र के जो लोग हैं वो स्वयं इसकी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। तो राष्ट्र को एक नया अर्थ फ्रांसीसी क्रांति ने दिया। निरंकुश राजशाही को समाप्त किया गया।
गणतंत्र के विचार को विकसित किया गया। गणतंत्र का अर्थ है बच्चों कि जहां राज्य का मुखिया और उसके प्रमुख लोगों को जो है जनता स्वयं चुनती है। सामाजिक समानता की अवधारणा को विकसित किया गया। ये कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। विश्व बिरादरी के विचार को फैलाया गया। विश्व बंधुत्व, 3 शब्द जो है बच्चों, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतांत्रिक अधिकारों की उत्पत्ति होती है। कौन कौन से अधिकार हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शैक्षिक अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, जीने का अधिकार। काफी लंबे संघर्ष के बाद फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतांत्रिक अधिकारों के जो उद्गम है उसका मार्ग जो है प्रशस्त किया था और दुनिया के लगभग सभी देशों के संविधान में इन अधिकारों की बात जरूर है। इन अधिकारों को संविधान में प्रमुख स्थान मिला है। अभी तक हमने प्रथम चरण 1789 से 92 तक का संवैधानिक राजतंत्र और द्वितीय चरण 1792 से 94 उग्र राजतंत्र की बात हमने पढ़ी। आज हमने 1792 से 94 तक का फ्रांसीसी इतिहास पढ़ा है बच्चों। सबसे पहले जब नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध युद्ध किया, जिसे जनता ने यूरोपीय कुलीन वर्ग के खिलाफ इस युद्ध को माना और नेशनल असेंबली का पूरा साथ दिया था। फिर जैकोबिन दल के बारे में पढ़ा, जिसने शाही परिवार के जो बंदी बनाने में पूरा योगदान दिया था। नेशनल असेंबली के लोगों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। लुई 16वें की को फांसी दी गई। फिर राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र का जो उद्गम होता है वो चरण हमने पढ़ा। उसके बाद महिलाओं की स्थिति पढ़ी और दास प्रथा पढ़ी। फ्रांसीसी क्रांति ने कौन सी विरासत संसार को दी है इसके बारे में पढ़ा और मुख्य लोकतांत्रिक अधिकार जो आज लगभग सभी देशों के संविधान में शामिल किए गए हैं, समावेश उनका किया गया है, ये हमने विस्तार से पढ़ा है। आशा है आप लोगों को ये क्रांति के जो विभिन्न चरण थे अभी तक जो हमने पढ़े ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब मेहनत कीजिए बच्चों और खूब पढ़िए। धन्यवाद।